हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था जेईई मेन का शिफ्ट 2 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट हम लोग शिफ्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है, जो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेफरेंस होगा हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में ये PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल हम इसका आंसर हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन में ये हेल्प करे। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये बायोमोलिकल्स में जो आप पढ़ते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वहां से उठाया है। सो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार पढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग। देखिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में हम लोग पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन्स इंटैक्ट। और हमें क्या पूछ रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है? तो साफ साफ पता चल रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें एक और एग्जांपल हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल डीनेचुरेशन में है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट जब कभी क्वेश्चन आए तो कर्डलिंग पे पूछ सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया प्राइमरी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सबसे पहले आपको मालूम होना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो किसी का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, खुद का करेगा रिडक्शन, और यहाँ क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए पहले हमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना पड़ेगा। तो देखिए, आप इसका जानते हैं, इसका क्या है +7। कैसे निकाल सकते हैं, x - 8 बराबर -1, तो x का वैल्यू +7। इसी तरह आप इसका निकालेंगे तो आएगा +5, इसका +6, और इसका तो n3 माइनस है, यानी -3 ऑलरेडी दे रखा हुआ है। सो दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पहले से कम होता है। तो देखिए, यहाँ Mn+7 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये कम ही होगा ना। सिमिलरली +5 से कम ही जाएगा, +6 से कम ही जाएगा। लेकिन क्या -3 से -4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी ऑलरेडी अपने ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है मिनिमम में आ चुका है। तो इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन तो कर ही नहीं पाएगा, तो हेंस इसका आंसर 4 हो जाएगा। वंस अगेन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद का रिडक्शन करके वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। ऑलरेडी n अपने -3 में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो फर्दर तो पॉसिबल है नहीं। और आप ऐसे भी जानते हैं KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 भी। सो कॉन्सेप्ट यही था कि ऑक्सीडाइजिंग यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, यहां पूछ रहा है इन चार में से किसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है जो हम शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किए थे तब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि कब कब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर वेरी करता है तो लिगैंड अपना स्ट्रेंथ चेंज कर देता है। जिसमें हम बताए थे, अगर आपको याद हो, इसके बारे में हम अच्छे से बताए थे कि कैसे CO+3 अगर है अमोनिया के साथ तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, और वही जब +2 में रहता था तो वीक की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या हो गया, D2sp3। आंसर इज दिस वन। एक बार फिर से आपको हम रिकॉल करा दे रहे हैं। जब मेटल +2 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तब हम लोग जो वीक फील्ड लिगैंड कंसिडर करते हैं वो अमोनिया तक लेते हैं। लेकिन जैसे ही मेटल अगर +3 में आ जाता है तब हम वीक फील्ड लिगैंड सिर्फ और सिर्फ वाटर तक करते हैं। इसी के लिए हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि कोबाल्ट NH3 अगर +2 है तो ये एक वीक फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज +2 में अमोनिया एक वीक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप +3 में आएंगे तो कोबाल्ट NH3 का +3, अब ये अमोनिया देखिए स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यही चीज़ को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी बोले थे, और देखिए आपका शिफ्ट 2 में भी इसी पे क्वेश्चन आ गया, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। इसमें बताना है हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। आप जब भी पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी चार्ज स्ट्रक्चर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हम आपको यही कहेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बिकॉज बॉन्डिंग इज अ वे टू लोअर डाउन इट्स एनर्जी। तो देखिए, 2 बॉन्ड, 2 4 5 और 6, इसमें देखिए 1
2 3 और 2 5, इसमें भी 5 ही है, 1 2 3 और 2 5, तो इसमें 6 बॉन्ड है, इन दोनों में 5 5 है। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं ये न्यूट्रल है, ये दोनों चार्ज्ड स्पेसिस है, तो न्यूट्रल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 1 ज़्यादा स्टेबल है। 2 और 3 में आप कैसे बोलेंगे, माइनस जो होगा वो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा, तो इसलिए 2 ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि माइनस ऑक्सीजन पे है और यहाँ माइनस कार्बन पे है और रैदर प्लस ऑक्सीजन पे है, इसलिए 1 देन 2 देन 3। क्लियर है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटिटी टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। जब आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर तब आपको ये मालूम होगा कि जो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप देखिए इन चारों स्ट्रेंथ में से किसमें वॉल्यूम का रोल आता है। मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं आता है, मास परसेंटेज में भी वॉल्यूम नहीं आता है, मोलरिटी में आता है बिकॉज मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं, और मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर, इसमें वॉल्यूम आता है इसलिए चेंज करेगा। क्लियर है। इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं इसका जो एनटीए का ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये आंसर आपका 1 दे रखा हुआ है, बट आंसर 1 नहीं होगा, रैदर आंसर 4 होना चाहिए। इसको हम क्यों कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल दे रखा हुआ है इसका ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और हम लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट, यानी OH अंदर आना चाहिए तो OH रैदर बाहर चल जाता था। तो इसका जब आप लिखते थे फर्स्ट स्टेप में तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है, क्या है, एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट से HBO प्रोडक्ट, पहला चीज ये आपको मालूम ही है। सेकंड स्टेप में HBr दे रखा हुआ है, तो HBr से हम लोग जानते हैं क्या, ये H प्लस देखिए प्रोटोनेट करेगा, माइनस ऑफ H2 निकलेगा तो क्या बनेगा PH CH2 पॉजिटिव, और ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन अंदर आ जाएगा, CH पॉजिटिव CH3, जब अंदर आ गया तब क्या होगा, Br माइनस आके अटैक करेगा इस पे, जिससे कि आपका PH CH Br और CH3, और नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है Mg ईथर, और हम जानते हैं इससे क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PH CH CH3 Mg Br, और नेक्स्ट स्टेप में आपका एल्डिहाइड दे रखा हुआ है, तो ये बीच वाले कार्बन आएगा इसको अटैक करेगा और यहाँ पर CH2OH का ग्रुप लग जाएगा, यानी अगर हम यही लिखें यहाँ पर तो PH CH3 CH2OH, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो होगा अंदर की ओर आना चाहेगा, बाहर कैसे पॉसिबल है, यानी इसके अनुसार ये क्या किया है यहाँ से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करा के यहीं से डायरेक्ट अटैक करा के Br करा दिया, इसलिए मेरे लिए आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 4 होगा। वंस अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन क्या ही किया जाए, अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको मालूम ही होगा। अब चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी कर सकते थे, हम लोग हेबर्स प्रोसेस हमेशा पढ़ते हैं कि हेबर्स प्रोसेस जिसमें आयरन होता है, फिर फोटोग्राफी का मे भी मालूम हो नहीं मालूम है कोई बात नहीं, बट जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ते ही है, अब इन दोनों में डाउट हो सकता है, तो अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन पे जा सकते हैं। बट अगर हम आपको रेफरेंस की बात करें तो एनसीईआरटी में डीएफ ब्लॉक में लास्ट में दे रखा हुआ है एप्लीकेशंस में, देखिए TiCl4 AlCH3 का होल 3 जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में जाता है, वैकर में पैलेडियम आता है PT नहीं आता है, और फोटोग्राफिक में AgBr आता है, तो इनकरेक्ट के बेसिस पे आंसर 1 हो गया। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा, इसमें बताना है फेनोलिक OH का पॉजिटिव टेस्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर शिफ्ट 1 में हम आपको बताए थे कि एक किताब है एनसीईआरटी का लैब मैनुअल, उसी तरह वो इनऑर्गेनिक का था, ये ऑर्गेनिक का भी एक आता है जिसका PDF वंस अगेन हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। पहले देखिए फेनोलिक OH का ये थैलिन डाइएसिड टेस्ट कैसे देता है। देखिए ये वंस अगेन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनसीईआरटी लैब मैनुअल है, इसका PDF हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देखिए पहले क्या कह रहा है, ये जो नेफेनॉल है और ये क्या है आपका थैलिक एनहाइड्राइड और H2SO4, देखिए क्या लिख रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फेनॉल कंडेंसेस टू गिव फेनोप्थलीन
विच गिव्स अ डार्क पिंक कलर, ये वाला, विथ NaOH सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड थैलिन डाई टेस्ट। यानी फिनॉल से आप फेनोप्थलीन बना सकते हैं जिसका पिंक कलर है, यही इसका टेस्ट होता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो अगर आप इसको यहाँ पर समझिए, यही हम दिखाते हैं। ये जो आपका फेनॉल दिख रहा है PHOH, और आपका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहले इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये रहा। तो ये क्या करेगा, इस तरह से आएगा और अपने पैरा पोजीशन से आके इसको अटैक करके ओपन करेगा, जिससे कि आपका, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड हो OH पॉजिटिव और इसके पैरा पोजीशन से आया है, तो जिससे कि ये आपका क्या बना, O माइनस, और बाद बाकी आप एज इट इज रहने दीजिए, ये एज इट इज रह गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये H प्लस हटेगा, ये H ले लेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये आपस को एरोमेटाइज करके इस तरह से आपका एक मॉलिक्यूल बना देगा OH। देखिए ध्यान से, ये हो गया। वापस से जो आपका हैंडराइटिंग के लिए ठीक है, गंदा हो रहा है, बट आप कॉन्सेप्ट पे आइए। हो गया, सॉरी ये आपका पैरा पोजीशन से आएगा, गलती हो गया, मेटा से हम दिखा दिए। नेक्स्ट स्टेप में एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल आएगा जो इस पर अटैक करके OH को निकाल देगा, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि दो फिनॉल का मॉलिक्यूल है और दोनों के पैरा पे आके रुक रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में जब NaOH आएगा तो वो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, इसको तोड़ देगा, इसलिए यहाँ पर आपको एसिड मॉलिक्यूल दिख रहा है। सो यही लॉजिक है जिसमें फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आके ये सब्स्टिट्यूट करके आपका फेनोप्थलीन बनाता है। अब इसका एक और टेस्ट की बात करें तो आपका एक FeCl3 टेस्ट भी होता है, हो सकता है आपको ये भी पूछ सके। सो यही इसका लॉजिक था। अगर आपको कार्बाइल अमाइन टेस्ट की बात करें तो आप पढ़े होंगे एमीन चैप्टर में, जिसमें RnH2 आपका KOH और CHCl3 के प्रेजेंस में RN ट्रिपल बॉन्ड C बना देता था, N प्लस C माइनस। सो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट था। लुकास टेस्ट किसका है, अल्कोहल का है, फिनॉल का नहीं है। और टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन का है। सो क्लियर है। नाउ ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका डायरेक्ट NCERT का है। आप क्लास 11th का जो ये चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12.3 में आएंगे तो डायरेक्टली देखिए प्रॉब्लम 12.5 में क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए साफ साफ आंसर CnCnOH, CnCnOH। और बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको अगर एक लाइन में हम बताएं तो इसमें जनरली हम लोग लाइन डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोजन होता है बट हमको दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, इसलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। तो इसलिए देखिए हाइड्रोजन दिखा रहा है गलत, हाइड्रोजन दिखा रहा है गलत, हाइड्रोजन दिखा रहा है गलत। क्लियर है। नाउ ये आपका P ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। गलत, ओनली नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है OF2, इसमें एक्सेप्ट दिख रहा है साफ साफ, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन -2 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ OF2 जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ग्रुप 16 में टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा और +6 का बढ़ेगा। ये उल्टा ही कह रहा है, रैदर +4 का बढ़ेगा और +6 का घटेगा, जो कि आप पढ़ते किस में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में। देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +4 इंक्रीजेस, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट मालूम ही है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर से पूछा है जिसमें ईथर का हाइड्रोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन है। आप पढ़े ही हैं जब भी एसिडिक मीडिया देते हैं तो ये जो ईथर का जो ये प्रोटोन है, सॉरी ऑक्सीजन है, ये इस तरह से प्रोटोनेट हो जाता था और नेक्स्ट स्टेप में हमें बॉन्ड तोड़ना है। तो बस देखना क्या है, किस साइड स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इधर से तोड़ेंगे तो आप देखिए साफ साफ हमें दिख रहा है जिसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप इधर से तोड़ते तो यहाँ पर आपका बेसिकली कार्बोकेटाइन बनता, और देखिए 2 2 4 ही हाइपर कंजुगेशन है, उसमें भी ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो यही बनेगा। इसलिए I- कहाँ आएगा, इधर अटैक करेगा, इसलिए आपका ये आयोडाइड इधर लगेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो OH इसके साथ लगेगा, जिसलिए आंसर 2 हो गया।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ये आपको अगर बहुत बेसिक्स भी मालूम है तो आपको इतना तो जरूर पता है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन स्टेबल तो होता नहीं है, रादर स्टैगर्ड होता है, तो आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड पे भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है तो आप ऐसे समझिए, इसमें जनरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन पॉसिबल है। एल्केन में हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स आर इंटरकन्वर्टिबल, सही है। और डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको CH3 ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो H H और H H H H। सो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एंटी है, बेसिकली सभी हाइड्रोजन है, इसलिए आप ये देख रहे हैं एंटी है, सभी एंटी है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है, इसलिए डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। वंस अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक 12.8 साफ साफ कह रहा है स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है। दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। वही स्टेटमेंट कह रहा है, द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेस स्टीम डिस्टिलेशन। अगेन एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें बताना है होमोलोगस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसको बोले तो आपका यहाँ पर CH2O2 है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। होमोलोगस क्या होता है हम पढ़ ही हैं, एक कार्बन बढ़ जाता है, बेसिकली प्रिसाइजली बोले तो CH2 ग्रुप बढ़ जाता है। अगर हम इसमें CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो आप देखिए बेसिकली ये क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या CH2 ऐड कर देते हैं, तो C2H4O2 C2H4O2। बेसिकली ये क्लास 10th का क्वेश्चन है जहां होमोलोगस पढ़ाया जाता है। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें बताना है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वंस अगेन इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी बना सकते हैं, बिकॉज हमें क्रोमियम का मालूम रहता है कि 3D5 4S1 हम लोग ये बराबर पढ़ते आ रहे हैं। तो जब D5 है तो D10 कहां से पॉसिबल है, गलत गलत गलत, इसलिए आंसर इसका 3। बट हमें मालूम भी होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन पे तो यहाँ काम चल गया, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए बाकी के बारे में। आप पढ़े होंगे निमोनिक्स के बेसिस पे कि जिंदगी कठिन होगी, CUAGAU, ठीक है। निकाह पढ़ो पंडित, ये सब निमोनिक्स है, तो आप पढ़ते ही हैं। लास्ट वाला ये सब क्या होता है, D10 होता है। तो देखिए ZnCd, और कॉपर वाला का जो ग्रुप होता है उसमें भी क्या होता है, D10 ही होता है, आखिरी दो का। तो देखिए AG, इसलिए ये चारों सही है। और उसके पहले आ जाएंगे तो ये सब तो होता नहीं है, बिकॉज आप जब प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे कोबाल्ट तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, इसका निमोनिक्स के बेसिस पे आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे जिस तरह से हम लैंथेनाइड को एक्सप्लेन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन लैंथेनाइड पे क्वेश्चन है, इन लैंथेनाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड। अगेन इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर आप लैंथेनाइड वाला मेरा लेक्चर देखे हैं जहां हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर हम फिर से बोले लानत है सेलेना, हमें अपना काम हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, फिर 4 है, सेलेना में 4 है, S2 भरेंगे, फर्स्ट पहला दूसरा में D1 होता है तो हम D1 डाल दिए, और बच गया एक और, क्योंकि 4 में से 3 गया एक, तो एक F1 हो गया। तो अगर हम इसको सही से लिखे तो 4F1, 5D1 और 6S2। और इसके पहले क्या होता था, जेनॉन, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर 54 है, और +4 58। तो देखिए +4 में देंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन का आ जाएगा, सही है। और C+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक कैन करके सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। बेसिकली जो लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है, इसलिए C+4 से C+3 वो जाना चाहता है, और इस क्रम में ये क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। देख रहे, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। एनसीईआरटी का रेफरेंस दे तो देखिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन। देख रहे कॉमन वर्ड का मतलब क्या कहना चाह रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए लैंथेनम +2 एंड +3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पेसिस, यहां से भी क्लियर हो रहा है। और पहला स्टेटमेंट भी दे रखा हुआ है कि C+4 इज फेवर्ड बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये आंसर 2 यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमें बताना है आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर का डायरेक्ट उठा दिया है, एक एक करके देखते हैं। देखिए आप पढ़े ही हैं, जब भी हमें फेनॉल से ये क्या जा रहा है, ये है सैलिसाइलिक एसिड, तो कैसा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा कोल्बे रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मेरे से बार बार हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कॉमनली मेरे मुंह पे आ रहा था, तो सिली मिस्टेक होने का ये सब चांसेस होता है। तो कोल्बे रिएक्शन है, और इसमें आप पढ़ते ही थे कि क्या होता था बेसिकली, सॉरी फेनॉल होगा, आप NaOH लेते हैं जो कि फेनॉक्साइड आयन बनाता था इस तरह से O-, और नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रोफाइल होता था, और ये क्या करता था फिर इसको अटैक करता था इस तरह से। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऑर्थो से आएगा, ड्रॉ करेगा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O-, और बाद बाकी आप पाई बॉन्ड एज इट इज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेट है कि OH आ जाएगा, और लास्ट में ये एरोमेटाइज होके आपका ये स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसलिए A का क्या हो गया 4, जिसमें CO2 होगा, कोल्बे रिएक्शन। तो देखिए A का 4 इसमें दे रखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें B में बताना है, ये सैलिसाइलिक एसिड है तो ये सैलिसल्डिहाइड है, जो कि हम पढ़ते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। वंस अगेन देखिए रीमर टीमर रिएक्शन में हम लोग क्या लेते थे, NaOH और प्लस CHCl3, जिससे कि याद कीजिए क्या बनता था, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि यहाँ तो डायरेक्ट रिएक्शंस दे दिया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या क्या इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो ये एक कार्बीन का रिएक्शन है, जिसमें आप पढ़े ही होंगे कि वंस अगेन फेनॉल है, और फेनॉल क्या करेगा आपका CCl2 है, ये इस तरह से आता था लोन पेयर, और अटैक करके आपका ये स्ट्रक्चर बनाता था CCl2- और C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता था, जो कि H इधर चल जाता था। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फिर से CHCl2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ माइनस बन गया। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो वापस से इस तरह से ये OH हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में फिर से NaOH HCl दिया रहा है। तो ये मैकेनिज्म आप जान ही रहे, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, B का हो गया रीमर टीमर यानी 3, B का 3, बाद बाकी आप समझ ही गए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, ईथर का सिंथेसिस है। तो देखिए NaOH देंगे तो फेनॉक्साइड आयन ऐसे ही बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में CH3Cl है तो O- इस CH3 पर अटैक करके Cl निकाल के ये एनिसोल यानी ईथर बना देगा। सो फ्रेंड्स यही था अल्कोहल फेनॉल ईथर पे। ज़्यादा मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये वीडियो अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो गया। क्लियर है। सो अगेन आपको हम यही बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि और कैसे पूछ सकता है कि क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम खासकर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज बनाने समय मेरे से खुद सिली मिस्टेक हुआ। देखिए हम बार बार यही बताते जा रहे हैं कि सिली मिस्टेक कहाँ कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि गलती से बचना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए सिली मिस्टेक क्या हुआ था हम बता रहे, यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग कि NH3 दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये बना देते हैं, बिकॉज हम लोग को एक कॉमन नॉलेज है। अगर हम इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, Cl है और Cl है, तो NH3 अगर आप अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहले NH3 पॉजिटिव और Cl-, और यहाँ से भी Cl ही लगा हुआ है, तो कॉमन आदत है कि इंट्रामोलिकुलर होता है डायरेक्ट अटैक करके ये बना देंगे, बट नहीं, यहाँ एक्सेस दे रखा हुआ है, और एक्सेस होने के कारण एक NH3 इधर अटैक करेगा और एक NH3 इधर अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ स्टैटिस्टिक्स का रोल हो जाता है, एक मॉलिक्यूल और कई सारे NH3, तो ये वेट क्यों करेगा कि ये NH3 आके इधर अटैक करे, तो ये साइड से आके अटैक करके और इसको निकाल देगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो NH3 पॉजिटिव और Cl-, NH3 पॉजिटिव और Cl-,
तो एक मिस्टेक ये हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग A1 मार सकते हैं। दूसरा मिस्टेक हम लोग का आदत है, यहाँ तो हम आपको प्रॉपर NH3 प्लस Cl माइनस लिख के दिखाएं, हम लोग का कॉमन आदत है कि प्लस को हटा दो Cl माइनस को हटा दो। जैसे अगर आप पीछे भी देखे होंगे तो डायरेक्ट हम प्लस माइनस हटाते जाते थे। तो अगर आप यहाँ पर वही करेंगे तो हमें सीधे दिख जाएगा कि A तो मिल रहा है लेकिन आगे रिएक्शन कैसे कराया जाए, यानी हम लोग ये आंसर मार तो सकते हैं बट आगे कैसे जाएगा, उसी के लिए हम प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको बता रहे हैं। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप रहता है जिसमें कि हमें NaOH देना पड़ता है जो कि यहाँ से एसिड को क्वेंच कर सके। यानी अगर हम इसको लिखे अगर इस अच्छे से RnH2 प्लस HX होगा जो कि इसके साथ रिएक्ट करके क्वेंच कर लेगा, तभी तो NaOH और HX के साथ क्या बनेगा, NaX H2O और RnH2 बन के रह गया। इसलिए आप देखिए यहाँ से भी NaOH दे रखा है और NaCl बन रहा है, यानी सिस्टम में HCl जरूर रहा होगा, इसलिए इसका आंसर अब 3 होगा। सो आई बिलीव क्या क्या सिली मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में हो सकता था वो हम आपको क्लियर कर दिए। SN1 रिएक्शन, जब हम आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लेलिस्ट जो भी बनाए हुए हैं वहाँ हम अच्छे से पढ़ाए भी हैं और आपको मालूम भी होगा कि 2 डिग्री तो शो करेगा ही, क्यों नहीं करेगा, शो करेगा। बेंजाइलिक एलाइलिक भी शो करता है, तो ये क्या बेंजाइलिक है और ये आपका एलाइलिक है, बट विनाइलिक नहीं शो करता है और ये क्या है विनाइलिक। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बी गलत होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, विल नॉट शो SN1। क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कोरोजन टॉपिक पे है, आपको हम रेफरेंस भी दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमको भी ये पढ़ना ही पड़ा, बिकॉज ये सब टॉपिक आउट ऑफ टच हो जाता है तो स्किप कर जाता है, बट IQ से बनाना हो तो देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट अच्छे से मतलब हाईलाइटेड है। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ। हम लोग कोई भी चीज को रस्टिंग से बचाना होता है तो हम उसको कोट करते हैं ना, अगर कोटिंग उखड़ गया तो वो बचेगा नहीं बचेगा। तो ये तो खासकर ये जो स्टेटमेंट है ये मजबूर किया सोचने में कि हाँ आंसर 2 ही हो सकता है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए आंसर 2। बट कॉन्सेप्चुअली हमें जाना है तो बाकी स्टेटमेंट्स को भी पता होना चाहिए। देखिए अगर आप कोरोजन पढ़े होंगे तो बेसिकली कोरोजन में आपको ये स्टेटमेंट देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे ही है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनविसाज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी अगर कोरोजन हो रहा है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कह सकते हो वो एक तरह से। स्टेटमेंट 4 देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनविसाज्ड एज सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। सो क्लियर हो गया, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। रही बात बाकी दोनों की, अब इसके लिए आपको प्रॉपर इसका मैकेनिज्म मालूम होना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, एक आयरन ऑब्जेक्ट है तो आयरन ऑब्जेक्ट में आयरन है, तो आयरन क्या करता है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बट लूज करे तो करे कैसे, किसको देगा लूज करके। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और आयरन 2+ बन गया, यानी जो कि आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और आयरन +2 बन गया। यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ टोटल 4 हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए सिंस पानी होगा और पानी में हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन आयन कैसे आ रहा है देखिए उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। हाइड्रोजन आयन इन वाटर में ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स मौजूद रहते हैं, वही ऑक्साइड्स मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बनाता था। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा और जब पानी में वो डिसॉल्व करेगा तो H+ का सोर्स होगा और वही एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है रस्टिंग के लिए। इसलिए जब वो डिसॉल्व करके एसिडिक हो जाएगा वहीं से H+ आएगा और वही H+ इस आयरन को बोलेगा चल बेटा इलेक्ट्रॉन ला। यही ड्राइविंग फोर्स है। इसी कारण जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इलेक्ट्रॉन उठ कर जाता है और एयर में मौजूद एटमॉस्फेयर में मौजूद O2 और H+ के साथ रिएक्ट करके ये फर्दर एक कैथोड पे रिएक्शन करता है और एनोड पे रिएक्शन हो ही रहा होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये 4 समझ में आ गया। अब 1 भी समझ में आ रहा है कि क्यों एसिडिक ऑक्साइड रहेगा तो वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और सिंस एसिडिक इन कैरेक्टर है तो क्या pH above 7 पॉसिबल है, पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए when pH lies above 9 और 10 रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस, इट्स ट्रू।
क्लियर हो गया? तो देखिए जहाँ जिस पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, और आपको हम समझा भी दिए कि कैसे आप IQ के बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आते हैं हमारे लास्ट 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। पहले इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगेन NCERT पी ब्लॉक डायरेक्ट स्टेट ये रिएक्शन दे रखा हुआ है, PbS + 4O3 लेड सल्फेट, तो दिख रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 4 + 8 वही कह रहा है, इसलिए आंसर 8 हो गया। क्योंकि X मोल O3 ये, Y मोल O2 ये जोड़ दिए। इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ हमें बताना है एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन M से N जा रहा है जिसमें हमें log K का वैल्यू बताना है। अब आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट होता है डेल्टा G बराबर माइनस RT ln K, दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, log K का वैल्यू, तो हम यहाँ क्या करते हैं, log K बराबर डेल्टा G माइनस डेल्टा G बाई RT लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2.303 यही चाहिए। अब देखिए हमें R का वैल्यू मालूम रहता है, टेम्परेचर दे रखा हुआ है, डेल्टा G चाहिए, डेल्टा G यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डेल्टा G के लिए यहाँ डेल्टा H दे ही रखा हुआ है, 77.2 इंटू 10⁻³ जूल ले रहे हैं बिकॉज ये किलो जूल में दे रखा हुआ है, माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए 400 केल्विन दे रखा हुआ है, इनटू डेल्टा एस, और डेल्टा एस कितना दे रखा है 122 केल्विन, 122 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डेल्टा जी का वैल्यू निकल कर आएगा, और वो डेल्टा जी का वैल्यू आप फिर यहाँ पुट कर देंगे, और जब यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनली आप log K का वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे कि आपका आंसर 37 आ जाएगा। सो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताना है, सबसे पहले समझते हैं ये क्या कह रहा है, एक एनिलीन दे रखा हुआ है NH2 is subjected to react with excess of acetic anhydride। ये ले लीजिए आप, एसिटिक एनहाइड्राइड। याद कीजिए आप एनिलीन में पढ़ते एमीन में कि ये बहुत ज़्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट करने के लिए स्लाइटली हम लोग ये रिएक्शन कराकर इस तरह से एक सिस्टम रिक्रिएट करते थे, जिसके कारण से अब ये मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता था, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, OH हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की बात हुई तो देखिए एक H हट रहा है और यहाँ से O माइनस है जो कि उस H को ले लिया, इसलिए रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। तो ये आपका एसिटानालाइड है, ये वाला एसिटानालाइड, और यहाँ एनिलीन है, और हमें कह रखा है 9.3 ग्राम दे रखा हुआ है, और कह रहा है अगर कंप्लीट रिएक्शन होगा तो ये कितना बनेगा। सबसे पहले समझिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, यानी हम कह सकते 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो अब हमें ग्राम के टर्म में आंसर चाहिए तो हमें ग्राम के टर्म में ही लेना पड़ेगा। तो इसका आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए। तो ये क्या होता है, फिनाइल C6H6 होता है, तो एक NH लगा है NH2, तो हम C6H5 लेते हैं और NH2 लेते हैं। तो देखिए कार्बन के कारण 12 × 6 = 72, हाइड्रोजन 5 और 2 7 7, नाइट्रोजन का 14 14, 7 4 11 2 13, हासिल 1 7 1 8 1 9, यानी ये हो गया 93 ग्राम। तो 93 ग्राम से कितना बन रहा है, देखिए पीछे कैलकुलेशन नहीं किए बिकॉज ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा और बिना मतलब का वीडियो लंबा हो जाएगा, और आपको मालूम ही है, हम आपको बता दी कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, बट ये इजी कैलकुलेशन है इसलिए हम आपके सामने करके भी दिखा दे रहे हैं। तो देखिए 93 ग्राम है और इसको सॉल्व करना है, तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ इतना को अगर आप देखें ध्यान से तो एक H हटा है ना, तो अभी भी तो ये 93 से एक आ गया तो 92, और हमें बस इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ देना है, किसका, CH3CO, तो ये कितना हो गया 12 3 15, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 6 2 8 8 5 13, हासिल 1 2 1 3 1 4, सॉरी 1 1 2 1 3 और 1 4 43, तो आप 43 जोड़ दीजिए, 3 2 5 9 4 13 135, यानी 93 ग्राम से 135 ग्राम जा रहा है, तो 1 ग्राम से कितना होगा 135/93, 9.3 से कितना बनेगा इंटू 9.3, डेसिमल हटाइए 10 नीचे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 13.5 ग्राम मिलेगा। बट हमें 10⁻⁻1 के फॉर्म में ले जाना है, तो क्या कर सकते हैं 13.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 10 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो 135 इंटू 10⁻⁻1,
इसलिए इसका आंसर 135 आता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वंस अगेन शिफ्ट 1 में भी इसी तरह पे प्रॉब्लम था। आप क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट के बेसिस पर चेक करेंगे और क्वालिटेटिवली ही चेक करना है। तो नॉन पोलर BF3 होता है, ये नहीं होता था क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट शिफ्ट 1 में ही पूछा हुआ है, आप याद कीजिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा। 1 2 3 4, HF नहीं होगा, H2 नहीं होगा, SO2 भी नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइए, SO3 होता है बट SO2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैलकुलेट कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। इसका कितना होगा sp2 बिकॉज 6, और इसका कितना होगा इसका भी क्या होगा sp2। बट अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये प्रॉपर प्लानर होगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बट इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन कम है, यानी आपका 3 में से 1 या 2, यानी 2 बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बट अब यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। तो जिस तरह से ये इस तरह से खींचेगा और जस्ट अपोजिट उल्टा, बट लोन पेयर होने के कारण वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये SO2 पोलर हो जाता है और SO3 पोलर नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर देख लीजिए फिर से वंस अगेन, H2 है, CO2 है, BF3 है और CH4 है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप NCERT सॉल्व किए होते तो डायरेक्ट NCERT है। देखिए, show that in a first order reaction the time required for completion of 99.9% is 10 times of the half life। देख रहे हैं, तो 10 टाइम्स तो 10 ही होगा ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का लिखिए पहले, 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, A0 इनिशियल AT फाइनल, और टी हाफ क्या होता था 0.693 बाई K। तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, K बराबर 0.693 बाई टी हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए T बाई K हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम ही निकालना है। तो टाइम बराबर 2.303, K के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए 0.693, और टी हाफ ऊपर चला गया, इंटू टी हाफ इंटू लॉग A0 बाई AT। अब आप देखिए हमें टी और टी हाफ के बीच का रिलेशन चाहिए, तो टी बराबर टी हाफ इंटू 2.303 बाई 0.693 इंटू A0, इनिशियली 100 मान लेते हैं। और देखिए इतना कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 0.1, 100 में से इतना माइनस करेंगे तो 0.1, और हमें फाइनल कंसंट्रेशन ही लिखना होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.1, डेसिमल हटा ऊपर एक 0 आ गया, तो बेसिकली ये क्या हो गया लॉग इनटू क्या लिख सकते हैं लॉग 10 टू द पावर 3, और लॉग 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 3 log 10, जो कि 3 के बराबर हो गया, यानी इतना वैल्यू 3 के बराबर हो गया। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो t इक्वल्स टू टी हाफ इंटू, और जब भी आप ये सॉल्व किए होंगे तो 0.693 क्या होता है बेसिकली 2.303 इंटू लॉग 2। सो बेसिकली आप यहाँ लिख सकते हैं 2.303 बाई 2.303 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू 0.301, बिकॉज ये याद हो जाता है इस तरह से, और इसका वैल्यू 3 यहाँ से यहाँ कट गया। और अगर आप देखिए 0.3 है, इसको अगर हम 0.3 भी ले ले तो 3 डिवाइडेड बाई 0.3, यानी ये गया 0 10 टाइम्स, तो आ गया 10 टाइम्स। तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें बताना है कि कायरल कंपाउंड कौन कौन सा है। सो हमें साफ साफ दिख रहा है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ एक कायरल सेंटर है, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कायरल सेंटर है, तो ये हो गया। यहाँ नहीं होगा बिकॉज दोनों साइड इथाइल कॉमन है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए एक आयोडीन है, तो ये भी हो गया 3। फिर यहाँ देखिए आप इथाइल है, ET लिख देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन OH और CH2OH, तो ये भी हो गया 4। ये देखिए यहाँ पर CH3 है, CH है, आयोडीन है, CH है, आयोडीन है, और यहाँ ET है, तो इसलिए दोनों अलग अलग है, तो ये भी हो गया। तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ सिली मिस्टेक क्या हो सकता है, हम ये भी बता दे रहे हैं। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम बार बार इसका आंसर 6 कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कायरल सेंटर को गिने चाह रहे थे। तो देखिए ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, बट आप ध्यान से पढ़िए, कायरल कार्बन एटम्स बताना है, नंबर ऑफ कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, ना कि कितने कायरल सेंटर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि सिली मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं। नाउ
ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। वंस अगेन एनसीईआरटी देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए ये केमिकल सेल रिएक्शन जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन, जिसमें आप इसका जानते ही हैं, इसका E0 0 के बराबर होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो E बराबर E सेल बराबर 0.0591/n इंटू लॉग ऑफ, इसको अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, H प्लस नीचे आएगा, इसलिए लॉग ऑफ 1/H+। और कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ तो हम स्टैंडर्ड, अच्छा सॉरी दे ही रखा हुआ है, अगर मेंशन भी नहीं किया रहा था तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो हम लिख सकते हैं 0.0591/1 लॉग ऑफ, और pH दे रखा है 3, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ बराबर 3, यही हुआ ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, H+ ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का टर्म आ गया, ओवरऑल क्या हो गया 0.0591 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 10⁻⁻2 का फैक्टर बना के चलना है तो आपका आंसर 18 निकल कर आ जाएगा। बेसिकली वो 17 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि राउंड ऑफ में 18 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये डायरेक्ट मोलरिटी के फॉर्मूला पे है। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, और हमें दे रखा है कितना, 84 ग्राम चाहिए, तो 84, और फॉर्मूला कितना होता है मोलिकुलर वेट 40। तो आप क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो लिख सकते हैं 22.1 मोल हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 10 जा 14, 2.1 हो गया। वॉल्यूम निकालना ही है तो हम x लीटर ले लेते हैं, और मोलरिटी 3 के बराबर दे रखा है तो हम 3 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया 0.7, 0.7 लीटर हो गया। बट हमें डेसीमीटर क्यूब और 10⁻⁻1 के टर्म में चाहिए। आप पढ़े ही हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं 0.7 डेसीमीटर क्यूब। वंस अगेन 10⁻⁻1 का फैक्टर में लेना है, तो इसको 10 से गुना कीजिए बटा 10 से डिवाइड कीजिए, ये निकल कर आ गया 7, और 10 ऊपर चल गया तो 10⁻⁻1, इसलिए आंसर 7 हो गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन को तो बहुत ईजी है। देखिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कह रहा है और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ रहा है, तो इसका तो 0 ही होगा ना। टेट्राहेड्रल में हम कुछ कह सकते हैं, जब स्क्वायर प्लानर ही है यानी सब आप पेयरिंग करते जा रहे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से बचा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम आपको यही कह सकते हैं जो हम लास्ट लेक्चर बनाए थे लेंथेनाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, कि जहां हम आपको वंस अगेन निमोनिक्स के थ्रू सॉल्व कराए थे, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। पहले तो आप इतना तो जरूर देखिए, स्ट्रोंशियम और सीजियम निमोनिक्स के थ्रू अगर आपको याद हो तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो नोबल गैस ही जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे G2 से तभी नोबल गैस जाएगा। ठीक है। लैंथेनम का याद कीजिए, लानथ है सेलेना, तो यहाँ 3 टोटल होता है वैलेंस सेल में, तो यहाँ 2 ही हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो नहीं हुआ। लेड भी नहीं होगा, बिकॉज कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, तो आगे पीछे कहीं नोबल गैस आपको याद है पीरियोडिक टेबल में, गलत। इटर्बियम ये है, देखिए अगर आप देखिएगा लास्ट में इटर्बियम, अगेन निमोनिक्स के थ्रू में एक्सप्लेन किए हुए, तो लास्ट में 17 आता था तो यहाँ पर 16 आएगा, और 16 में से कितना हटाना है, 2 हटाना है, तो 2 हटाएंगे तो 14 ही बचेगा। तो क्या देख रहे हैं 4F 14 ही हो जाएगा। क्या ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, नहीं है। इसी तरह आयरन को भी जब आप सॉल्व करेंगे, आप लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आसपास 2 पीछे घटाएंगे तो क्या नोबल गैस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 होता था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। ऑलरेडी वीडियो एज यूजुअल लंबा जा चुका है, बिकॉज इन 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करना था। सो फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, लाइक अगर हो सकता है जेईई मेन का ही कंटिन्यू करें, या हम आपका IIT जेईई एडवांस का भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा और सॉल्यूशन का क्वालिटी कैसा है, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।